हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और मैं क्या लेके आया हूँ क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब हम क्या देखेंगे इस वीडियो में कि जो कंपैरिजन है सिलेबस का, पुराना ओल्ड 2020 और 2021 का और अभी वाला 2022 और 2023 का सिलेबस में डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हटे हैं और क्या क्या टॉपिक्स मतलब कुछ वो एक्स्ट्रा भी ऐड किया है कहीं कहीं पे, मतलब कुछ और वर्ड्स के फॉर्म में। तो वही हम कंपैरिजन देखेंगे कि पुराना सिलेबस क्या था और अभी वाला कैसा है। मैं क्या करूंगा, मैं आपको दोनों चीजों को आजू बाजू में रख के दिखाऊंगा कि पहले इस चैप्टर में ये था और अभी इस चैप्टर में सिलेबस में ये चीज उसने क्या करी है, डिलीट करी है और हल्का सा ये चीज उसमें चेंजेस किया है। तो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। जितने भी लोग 11 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो पूरा 11 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा और बाकी 9 10 12th वालों के लिए मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल एक एक वीडियो बनाऊंगा। अब यदि आपको सिलेबस देखना है कि डाउनलोड कैसे करते हैं सिलेबस, तो मैं प्रीवियस एक वीडियो बना चुका हूं उसके लिए कि आप कैसे जाके ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से। और इवन वहां से जाके आप ये भी देख सकते हैं कि जो नया वाला नोटिफिकेशन आया था कि नया पैटर्न क्या रहेगा सीबीएसई का, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो वो नया पैटर्न तो ध्यान में रखना ही रखना है क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है। और नए पैटर्न के हिसाब से यदि 11 12th की बात करें तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम ज्यादा पढ़ते हैं, चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस बनाते हैं, इधर उधर के क्वेश्चंस बनाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाते हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ 25% ही आएंगे, याद रखिएगा। और 25% शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क वाले आएंगे, मतलब 50% ये हुआ। और जो पूरा 50% है वो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो ये चीज आप याद रखेंगे जब भी पढ़ने से पहले। और क्या ध्यान रखना है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर का सिलेबस देख लें कि नया क्या चेंजेस हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा 11 के लिए कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या चीज आपको पढ़नी है, क्या चीज आपको नहीं पढ़नी है, वो वाली चीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें। और यदि आपको यहाँ पे जैसे सिलेबस देख के नहीं समझ में आ रहा कि ये टॉपिक डिलीट हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो टॉपिक कौन सा है जो डिलीट हुआ है, तो आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वो क्या देता है, एक कंटेंट बना के रखता है अपना, जिसमें वो पूरे पॉइंट्स लिखा रहता है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 1.3 ये हेडिंग होगी। तो वहीं से आपको दिख जाएगा कि ये हेडिंग मेरे को नहीं पढ़नी है और जो जो पढ़नी है उसको आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन की भी कोई बात नहीं है। जो भी चैप्टर में आपको कोई टॉपिक में डाउट लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे यूनिट 2 में मेजरमेंट ऑफ टाइम लेंथ डिलीट हुआ है तो आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहां पे है, तो आप एनसीईआरटी खोल के उस चैप्टर का पहला पेज देख सकते हैं। तो वहीं पे आपको दिख जाएगा कि वो टॉपिक उस जगह में है, तो उसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो 11 के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दोनों सिलेबस का एक वो देखते हैं, मतलब सिलेबस के कंटेंट पेज का एक प्रकार से कंपैरिजन देखते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे तो इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, ओल्ड वन है। लेफ्ट साइड में ओल्ड वाला है जो किसका है, 2021 और 2022 का है। और अभी वाला जो है, जो अभी आपके एग्जाम में आएगा 23 में, वो क्या है 2022 और 2023 का है। तो ये एक बार क्या है, कंटेंट का अपन एक बार क्या कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंटेंट पेज में बस एक चेंजेस क्या है, पहले क्या होता था, एक चैप्टर होता था फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर को क्या किया है उसने, पूरा हटा दिया है। इस चैप्टर को उसने पूरा डिलीट कर दिया है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ चैप्टर 2 से शुरू है, ये वाला यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो यहाँ पे चैप्टर 2 रहता है वहीं से क्या हो गया है, शुरू हो गया है 11 का फिजिक्स। मतलब जो आप फिजिकल वर्ल्ड पढ़ते थे पहला चैप्टर, वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस चैप्टर में क्या बताता है, बेसिक चीजों के बारे में बताता है कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वो सब होती क्या है। एक प्रकार से वो पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है वो वाला चैप्टर। और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता नहीं है और उससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है जनरली, बट वहां पे अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है एक प्रकार से फिजिक्स शुरू करने के लिए। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से। ऐसा सीबीएसई ने किया तो उस चैप्टर को उसने पूरा हटा दिया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन नहीं आता है और उससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन बनते भी नहीं है इसलिए। तो चैप्टर 2 से शुरू होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है शुरुआत के लिए। और अभी भी नीट के जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है और जेई का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चंस आते ही हैं, इसके एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस राउंड ऑफ के तो आते ही हैं इस चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चैप्टर से शुरू हुआ है नया वाला सिलेबस और उसने नाम चैप्टर 2 ही रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, वो क्या कर सकता था, नेमिंग चेंज कर सकता था, बस उसने नेमिंग चेंज नहीं करी। तो ये जो चैप्टर 2 है वो एक प्रकार से क्या है, चैप्टर 1 रहेगा आपका 11th फिजिक्स का। तो उसने नेमिंग चेंज नहीं करी नए वाले सिलेबस में ताकि किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। तो क्योंकि लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पुरानी बुक रहती है तो वो चैप्टर 2 से ही पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो 2 3 4 5, बस इसका ओरिजिनल चैप्टर कौन सा रहेगा, वो एक कम रहेगा। जैसे 6 है तो वो ओरिजिनली 5 रहेगा। ठीक है, तो मेन यदि हम कंटेंट पेज देखें तो उसमें क्या है, बस उसने एक चेंजेस किया है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसको पूरा हटा दिया है, पहला चैप्टर। और एक और चीज आपको देखने मिलेगा कैसे, कि यदि किसी को डाउट भी होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स पहले 10 थे, 10 पीरियड्स लगेंगे इसको पढ़ने के लिए, तो उसने फिर 8 कर दिए। और बाकी सारे नंबर यहाँ पे पूरे सेम है और दोनों का टोटल नीचे क्या आता है, 180 आता है, 160 आता है।
बस यहाँ पे जो 10 है वो यहाँ पे 8 हो गया है नंबर ऑफ पीरियड्स का, और टोटल देखिए दोनों का 160 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं पे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, तो पुराने वाले में नंबर ऑफ पीरियड्स में कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। अब यहाँ पे 2 कम करेंगे तो ये 160 सही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने थोड़ा सा ये चेंजेस किया और चैप्टर 1 हटा दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं, दोनों ओल्ड और न्यू रख के कि क्या क्या चेंजेस आया है उसमें। ओके, तो फर्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 1 का पहले देखते हैं। ठीक है, तो फिजिकल वर्ल्ड को पूरा डिलीट कर दिया ये, और हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जब आगे अंदर हम आएंगे देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं दोनों का पहला ये वाला क्या है, ओल्ड का रहेगा, ऊपर में ओल्ड वाला रहेगा, नीचे में क्या रहेगा, न्यू वाला। 2021 22 ओल्ड, और ये अभी नया वाला जो हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखें तो पहले कैसा रहता था, ऐसा रहता था, चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, स्कोप, एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये पूरा रहता था। ये चीज क्या है यहाँ पे है ही नहीं नए वाले सिलेबस में। आप देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन क्या है, डिलीट हो गया है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड नहीं है। और यहाँ पे क्या किया है, नाम लिखा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट नए वाले सिलेबस में, सेम जैसे पहले में लिखा हुआ था, बट उसने क्या किया, उसका कुछ लिया नहीं है। तो यहाँ पे नाम लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फिजिकल वर्ल्ड भी मेरे को पढ़ना है क्या, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक प्रकार से नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेजरमेंट से शुरू होगा, मतलब चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपको क्या करना है, शुरू करना है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या देखा कि कैसे चैप्टर 1 हटा हुआ है और नए वाले सिलेबस से हमें कैसे कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, अब जो ओरिजिनली पहला चैप्टर रहेगा 11 का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें टॉपिक में फर्क देखते हैं कि दोनों के टॉपिक में चेंजेस क्या आया है। तो ये है अपना विजिबल है पूरी चीजें। ओके, तो ये चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 रहेगा जो 11 का, क्योंकि पहला चैप्टर तो पूरा डिलीट हो गया है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हमें शुरू करना है, और पहले चैप्टर में कुछ रहता भी नहीं है। ये ऊपर वाला क्या है, ओल्ड, नीचे वाला ग्रीन वाला क्या है, न्यू सिलेबस है। तो अब यदि हम दोनों सिलेबस को देखें तो वर्ड टू वर्ड सेम है, बट क्या है, ये जितनी भी रेड लाइन है यहाँ पे, लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एरर इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब क्या है, पूरा डिलीट हो गया, आप देख सकते हैं। तो मतलब डिराइव्ड यूनिट्स तक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, देखिए डिराइव यूनिट्स नए वाले सिलेबस में, और सीधा फिर यहां से चालू हो गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी यहां पे है, मतलब ये वाला चीज भी है यहां पे, और एरर्स इन मेजरमेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसके बाद यहां से चालू हो गया डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप देख सकते हैं क्या क्या यहां से डिलीट हुआ है सेकंड चैप्टर में, मेजरमेंट ऑफ टाइम, लेंथ, मास, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स इन मेजरमेंट। ये चीज आपको यदि डाउट लगेगी कैसे हम इसको छोड़ेंगे इस टॉपिक को, तो आप एनसीईआरटी खोल के देखिए सेकंड चैप्टर, मतलब फर्स्ट पेज ही आप देखेंगे ना, तो वहां पे दिख जाएगा आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पूरा हेडिंग के साथ पहले ही पेज में एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में। तो उनको आपको क्या करना है, क्रॉस कर देना, और वो वहां पे पॉइंट भी दिया है 2.1 2.3, उसको आप ऐसा क्रॉस कर देंगे तो आप उतने टॉपिक को छोड़ के सीधा डायमेंशनल एनालिसिस से पढ़ना चालू कर देंगे, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी से पढ़ना चालू कर देंगे उसके बाद ये वाला, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी देख सकते हैं। ठीक है, बट ये जो टॉपिक यहां से हटा है, ये सीबीएसई के लिए तो ठीक है, हट गया है, मगर इससे नीट में बहुत क्वेश्चन आता है एरर से। नीट और जेई में पूरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये अभी जो पेपर हुआ है रिसेंटली उसमें भी बहुत पूछा गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप चाहते हैं तो। स्कूल लेवल के लिए ये टॉपिक आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में क्या क्या हटा है। ओके, तो चैप्टर 3 क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के बारे में रहेगा पूरा मोशन का। तो टॉपिक्स कौन कौन से हटे, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये टॉपिक्स हटे। ठीक है, अब ये टॉपिक्स के बारे में आप थोड़ा सा 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए रहते हैं, और कोई बहुत ज्यादा क्या है, एकदम लेंथी टॉपिक्स भी नहीं है। जान आप पोजीशन, टाइम ग्राफ एकदम सिंपल सी चीज है एक प्रकार का, उसको आप समझ सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी भी ये टॉपिक हटा है, और दूसरा क्या हटा है, एवरेज स्पीड हटा है। तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीजें मिसिंग मिलेगी नए वाले सिलेबस में। तो एवरेज स्पीड हटी है, एवरेज स्पीड के बारे में भी आप बहुत अच्छा आइडिया 9 से लेके आते हैं, और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है जो चीज यहाँ से हटी है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से देख सकते हैं, बट आपके सीबीएसई एग्जाम में क्या होगा, यूज नहीं होगा वो 11th के लिए, बट 9th में आप इस चीज को ऑलरेडी पढ़ के आए हैं चैप्टर मोशन में। तो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट ये चीजों को आपको नहीं पढ़ना है। बट फिर भी ये चीजों का आप थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, क्योंकि जो पुराना मतलब जो पुराना उनका स्ट्रक्चर है उसी से पूरा क्या होता है, धीरे 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 करके नॉलेज आता है। तो आपको ये एग्जाम में यूज नहीं होगा अभी वाले। ठीक है, अगला देखते हैं चैप्टर 4, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में क्या है, कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी जो टॉपिक है, इस टॉपिक को उसने क्या कर दिया, हटा दिया।
बट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट रहता है रिलेटिव वेलोसिटी कि आप इसको कई बार यूज करेंगे बहुत सारी जगह में। एक प्रकार से बोल सकते हैं ये एक प्रकार से मैथमेटिक्स ही है, मान लो रिलेटिव वेलोसिटी को मैं बोलूं, जैसे फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट रहता है, सेम वैसा ही ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ना, क्योंकि उससे बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं। जहां पे भी दो वेलोसिटी आई एक साथ चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो वहां पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। मतलब ये टॉपिक उसने रिमूव किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कंसेप्ट बनाने के लिए। तो इसको भी आप क्या करेंगे, पढ़ ही लेंगे। तो फोर्थ से कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पे डिलीटेड नहीं है। ओके, आगे देखते हैं, चैप्टर 5 देखते हैं। अब ये बड़ा है तो ये एक एक पेज में देखेंगे, ओल्ड वाले में देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन, और यहां पे देखते हैं चैप्टर 5। तो 5th में भी क्या है, एक भी चीज डिलीटेड नहीं है। मतलब जो लॉज ऑफ मोशन है आपका, ओल्ड देख सकते हैं आप ये वाला, यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं है, और न्यू देखिए आप, दोनों में कोई, मतलब एग्जैक्टली उसने कॉपी पेस्ट किया है सिलेबस को यहाँ पे 5th का, मतलब कोई चेंजेस नहीं है उसमें। ओके, अगला देखते हैं 6 का, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये क्या है, ओल्ड सिलेबस है, 2021-22 का ओल्ड है। अब इसमें क्या टॉपिक हटा है, वो कंजर्वेशन, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ये वाला टॉपिक क्या है, हट गया है। यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी रहता है, तो वो चीज आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे जाके ये वाला टॉपिक को। बस यही चीज यहाँ पे हटी, बाकी पूरा चीज क्या है, वर्क एनर्जी और पावर का सब चीज सेम है। अब नया वाला सिलेबस देखेंगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। कैसे, कंजर्वेटिव फोर्स है और उसके बाद सीधा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, और उसके बाद सीधा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से शुरू हो गया। वो जो बीच में डेरिवेशन वाला पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन, उसको यहाँ पे उसने जो डेरिवेशन है उसको लीव करने को बोल दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन मोशन वाला, इसी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही हम निकालते थे, वो वाला है ये चैप्टर। तो ओल्ड में देखें जो पुराना सिलेबस था, उसमें क्या था, यहाँ पे था स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बोला था। इससे अभी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीबीएसई के लिए आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट आप इसको पढ़ के रखे रहें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे पूछेगा आपको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पूछेगा आपको। अभी नीट में भी उसके क्वेश्चन आए हैं और जेई में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 7 जो है, इससे आपको सीबीएसई के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन नहीं पढ़ना है। तो सेम देखें तो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स नो डेरिवेशन, यहीं पे ये इसका क्या हुआ है, सिलेबस खत्म हो गया है नए वाले का, 2022-2023 का नो डेरिवेशन, यहीं पे इसका सिलेबस एंड हो गया है चैप्टर 7 का। अगला देखते हैं चैप्टर 8 ग्रेविटेशनल। तो जो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है उसने मैक्सिमम चीजें सेम है, बस एक जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वाला टॉपिक है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया है, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में आप नहीं देखेंगे करके, मतलब बिल्कुल मत पढ़िए, वहां से हट गया है वो। बस ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट लास्ट टॉपिक था, और इसको उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कोई उतना मतलब मुश्किल नहीं रहता है, और बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि पहली बार पता चलता है उस समय की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है। जनरली लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट ऐसे ऐसे ही घूमती है, बट कुछ सैटेलाइट पोलार सैटेलाइट्स भी होती है जो पोल पोल पे घूमती है, जितनी भी स्पाई सैटेलाइट्स होती है, इसलिए वो ज्यादा देर तक ऊपर रह पाती है। तो इंटरेस्टिंग लगता है, बट सीबीएसई के हिसाब से नहीं है वो, तो इसको आप नहीं पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में ग्रेविटेशन में। अगला देखें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, ऊपर का सिलेबस सेम है, बस नीचे में उसने क्या किया है, थोड़ा सा ऐड किया है। ओल्ड वाले में यदि हम देखें तो शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, और यहाँ पे उन्होंने ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, ये क्या किया है, एक्स्ट्रा उसने ऐड किया है, क्वांटिटेटिव आइडिया ओनली। मतलब जो शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है उसके बारे में आपको ज्यादा कोई डेरिवेशन नहीं करना है, और कुछ है भी नहीं उतना बड़ा वहां पे, बस आपको इसका आइडिया चाहिए, क्वांटिटेटिव आइडिया की क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, जो भी उसका रेशियो होता है वो चीज। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, इससे अभी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब यूज होता है, जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे और उसका क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, मगर उसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं, तब ये क्या आता है, ये वाला चीज प्ले में आता है। अब थोड़ा अजीब लगा सुनने में, शेप चेंज हो रहा है मगर डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे। एक स्प्रिंग को देखें, यदि हम स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसका शेप चेंज होता है, स्प्रिंग खींच जाती है, मगर उसके जो डायमेंशन रहते हैं वायर के, वो चेंज नहीं होते हैं, मतलब उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होगी वो नहीं चेंज होती, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वहां पे आता है, तो इसी का बस उसने थोड़ा सा और अच्छे से मेंशन किया, किसी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ही इसको पढ़ के रखेंगे, समझ के रखेंगे। आगे देखते हैं चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लोगों को ये बहुत मुश्किल चैप्टर लगता है, बट इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, फ्लूइड के बारे में पढ़ने में। तो इसमें ओल्ड में उसने कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कुछ भी चीज कैंसिल नहीं किया, और ऑब्वियस सी बात है इस चैप्टर में वो कुछ भी कट नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, बर्नौलीज इक्वेशन रहती है, सरफेस टेंशन, मतलब ये हर एक टॉपिक क्या रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। लोगों को ये बहुत कठिन लगता है, बट आप इसको धीरे धीरे करके आसानी से समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने में। आगे देखते हैं। अब चेंजेस क्या हुआ है, पुराना वाला जो ओल्ड सिलेबस है उसमें सेम एग्जैक्टली वैसी है, बस नए वाले में उसने क्या किया, एक पॉइंट ऐड किया, ये सिंपल सिंपल एप्लीकेशन बर्नौलीज का। बर्नौलीज का सिंपल एप्लीकेशन क्या है, ये पहले तो मतलब वेंचुरी मीटर, बहुत सारा पिटॉट ट्यूब, बहुत सारी चीजें होती है जो बर्नौलीज का एप्लीकेशन यूज करती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में क्या था, पुराने वाले सिलेबस में बर्नौलीज एंड इट्स एप्लीकेशन लिखा हुआ था ओल्ड सिलेबस में। नए सिलेबस में उसने बस एक वर्ड एक्स्ट्रा डाला, बर्नौलीज एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, मतलब उसके एप्लीकेशन के बारे में आपको ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है बर्नौलीज का। और ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं चैप्टर 11, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी क्या है, वो उतना ज्यादा कुछ हटा नहीं सकता क्योंकि बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक बस उसने हटा दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ये ओल्ड सिलेबस कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है करके। एक थ्योरेटिकल टॉपिक ही है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, कोई बहुत बड़ी उसने चेंजेस नहीं किया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि मतलब जितनी भी गैसेस है पॉल्यूशन की, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ग्रीन हाउसेस गैसेस रहती है, मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग वही वाली चीज है। तो इसी टॉपिक को उसने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। जो हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हीट ट्रैप करके रखता है एटमॉस्फेयर में, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा वो हीट ट्रैप करके रखेगा एटमॉस्फेयर में, उतना वर्ल्ड का टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा, वही चीज है। और इसको हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है ये टॉपिक, तो इसी को उसने हटाया है यहाँ से, किसमें, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। बाकी ये क्या है, एक प्रकार से हीट ट्रांसफर टाइप का ही है ये चैप्टर पूरा, हीट के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं कि हीट ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, मतलब ये पूरा हीट के ऊपर। आगे देखते हैं न्यू वाले में, तो न्यू वाला सेम वैसी है, बस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो रेड वाला है ओल्ड में, ये चीज हट गई है। तो अब न्यू में देख सकते हैं ये जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन लॉ के बाद खत्म हो गया है, ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बाद खत्म है ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं 12th थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके सिलेबस को क्या किया, हल्का सा उसने इधर उधर किया और एक मेन चीज इसमें हटा दिया है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, जो बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर। मगर यहां पे आप इसको छोड़ देंगे, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस चीज में पढ़ने में बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा नीट और उसमें। ठीक है, तो ओल्ड यदि सिलेबस देखें हम, तो उसने क्या किया, एक तो ये हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट पूरा हटा दिया। ठीक है, ये क्या है, सेकंड लॉ पढ़ने के बाद इसको हम देखते हैं। और ये जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ था, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको उसने क्या किया, दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया बस। तो आप देख सकते हैं जो हल्का सा पर्पल वाला है, ये दो वर्ड्स को उसने क्या किया, यहां पे शिफ्ट कर दिया, क्या, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को वर्ड को यहां पे ला दिया उसने। ठीक है, और नए वाले में क्या है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी है, क्योंकि ये चीज पुराने वाले में नहीं थी। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ द गैसियस स्टेट, ये वही सब है जो आप पढ़ते हैं पुराने में, उसी का ही है कि गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कैसे चेंज होता है, मतलब जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसमें गैस कैसे कैसे चेंज हो रही है, वही वाला ही है। मतलब आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस, ये वही है। तो ये लाइन उसने क्या करी, एक्स्ट्रा लिखी यहाँ पे नए वाले सिलेबस। तो आप ग्रीन से जितना भी चीज देखेंगे इसका मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा लिखा गया है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी में। ओल्ड में क्या है, कुछ भी डिलीट नहीं है, नए वाले में देखते हैं कुछ भी चेंज नहीं है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो भी आप पढ़ते थे, पूरा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ओनली लगता है उसका, वो सारी चीजें रहेंगी काइनेटिक थ्योरी में। किसकी रहती है, गैसेस की रहती है। इस काइनेटिक थ्योरी में हम एकदम मॉलिक्यूलर लेवल में जाके बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 14 ऑसिलेशंस के बारे में। तो ओल्ड सिलेबस में उसने क्या किया, जो एक ये वाला था फ्री फोर्स डैम्ड ऑसिलेशंस, ये वाला जो है, ये चीज उसने हटाया। फ्री फोर्स डैम्ड ऑसिलेशन, क्वांटिटेटिव आइडियाज ओनली और रेजोनेंस। अच्छा किया ये टॉपिक यहां से उसने हटा दिया, ये चीज अच्छी करी, क्योंकि यहाँ पे जो जब हम 11th में इसके बारे में पढ़ते हैं तो मेनली क्या रहता है, सिर्फ डेफिनेशन रहता है, वहां पे आपको डेफिनेशन से समझना है। एनसीईआरटी आप खोल के देखेंगे तो वो तो क्या क्या डेरिवेशन भी करके रखा है उसका, और वो डेरिवेशन बहुत हाई लेवल होता है 11 के हिसाब से, और वहां पे उतना अच्छा एप्लीकेशन भी नहीं आ रहा है 11 का। आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं कि डैम्ड ऑसिलेशन, वाइब्रेशन में ये सब चीजें पढ़ते हैं, जो बहुत कठिन टॉपिक
होता है और 11th लेवल में उस चीज को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रीवियसली जो ये टॉपिक था क्वांटिटेटिव आइडियाज ओनली था, तो वो सिर्फ एक प्रकार से समझने के लिए था कि क्या है, बट उसको 11th स्टैंडर्ड में भी समझना क्या है इतना आसान नहीं होता। एक प्रकार से वाइब्रेशन का वो टॉपिक होता है और वो जो बहुत कठिन टॉपिक में से एक होता है। तो अच्छा किया ये चीजों को, फ्री फोर्स, डैम्ड ऑसिलेटर और रेजोनेंस को उसने क्या किया, हटा दिया। तो ये चीज आपको पढ़नी ही नहीं है। तो लास्ट टॉपिक क्या हो रहा है, सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन, उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। यहीं पे क्या हो जाएगा, नया वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा ऑसिलेशन का। तो आप देख सकते हैं फॉर इट्स टाइम पीरियड में यहीं पे खत्म हो गया, सिंपल पेंडुलेशन डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होता है वो चीज बस निकालनी है लास्ट। ठीक है, अब ग्रीन न्यू वाले में देखें तो ग्रीन है मतलब जो पीरियड, ये क्या चीज है, ये जो दो वर्ड है उसने देयर एप्लीकेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन उसने क्या किया, थोड़ा सा और दो वर्ड्स उसमें एक्स्ट्रा डाले। ठीक है, पुराने वाले में आप देखेंगे तो पीरियोडिक फंक्शन से ही सिर्फ खत्म हो जा रहा है। ये देखिए पीरियोडिक फंक्शन में यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया ये पुराने में। नए सिलेबस में उसने क्या किया, पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कि उसका एप्लीकेशन कहाँ है, जहां भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है। जैसे पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक प्रकार जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है, तो वो हर एक साल में क्या करता है, अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट चक्कर भी जो वो कंप्लीट करेगा वो एक साल में ही कंप्लीट करेगा। तो ऐसे जितने भी मोशंस होते हैं जिसका टाइम पीरियड सेम है, वो हर बार एक चक्कर एक ही ड्यूरेशन में लगा रहे हैं, तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। उसी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, पीरियोडिक फंक्शंस की मदद से। तो उसी का देयर एप्लीकेशन और एक चीज यहां पे लिखा, और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे पुराने में था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन। इतना भी ये वो था, मतलब इतने में भी मतलब समझ में आता है कि उसी की इक्वेशन पढ़नी है हमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो वेव्स के लिए लगती है। ठीक है, तो यहां पे उसने एक वर्ड और क्या ऐड किया नए वाले में, इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। तो बस ये एक वर्ड यहां पे उसने ऐड किया, पुराने से भी वो चीज समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर वेव्स जो रहता है हमारा। ठीक है, ये वेव्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे 11th में, तभी आपको 12th में और खतरनाक लेवल का वेव्स आता है। तो वो ज्यादा ऑसिलेशन और वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ना 11th के जो आखिरी दो चैप्टर्स रहते हैं। और जनरली लोग क्या होता है, वही दो चैप्टर स्टार्टिंग का पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे और एंड तक शक्ति खत्म हो जाती है और वो दोनों चैप्टर्स को वो छोड़ देते हैं। और वो दोनों चैप्टर्स क्या रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आगे जाके यदि आपको पढ़ना है तो 12th में आपको पढ़ने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे चेंजेस क्या आया, लगभग पूरा सिलेबस सेम है, बस उसने डॉपलर इफेक्ट हटा दिया। जो डॉपलर इफेक्ट हम पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट आप हमेशा एक्सपीरियंस करते होंगे बट आप महसूस नहीं करते होंगे, मतलब आप जानते नहीं होंगे। आप खड़े रेलवे स्टेशन में, ट्रेन आपके पास आ रही है तो उसकी आवाज आपको एकदम तेज लगेगी, ऐसा लगेगा कि कान में एकदम वो हो जा रहा है, चिन्हा जा रही है, ऐसा मतलब ना, इतना तेज लगेगी। और जब ट्रेन जाते हुए हॉर्न बजाते रहती है, आप जा रही है और तब हॉर्न बजा रही है, तो आपको आवाज उसकी धीरे लगने लग जाती है। तो यही डॉपलर इफेक्ट होता है कि कोई चीज आपके पास आ रही है और साउंड बजाते हुए आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाएगी, वो और स्पीड में, मतलब स्पीड नहीं होती यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का बहुत अच्छा खासा डेरिवेशन होता है, पुराने वाले में था वो डेरिवेशन, 3 उसके केसेस होते हैं कि पहले सोर्स मूव कर रहा है, ये स्टेशनरी है, तो उसका डेरिवेशन उसने हटाया। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक रहता है ये, तो उसने उसको इसीलिए हटा दिया यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट को। बल्कि जानना अच्छा है क्योंकि ये चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसके बारे में जान के रखें। अच्छा हुआ ये पोर्शन हटा दिया, तो उसका डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो ये टॉपिक बस उसने हटाया, डॉपलर इफेक्ट। बाकी अब नए वाले में देखेंगे तो बीट्स तक है ही पूरा। ठीक है, तो ये था क्या अपना पूरा नया, मतलब सारे चैप्टर का चेंजेस 11th के सिलेबस। तो बिल्कुल ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी लोग जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको जरूर रिकमेंड करें कि एक बार सिलेबस देख लें, नए वाले में क्या चेंजेस है और पुराने में क्या है। क्योंकि क्या है, जितनी भी बुक्स बनी हुई हैं वो सब क्या है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं, और आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स हटे हुए हैं वो उसमें अपडेटेड नहीं हुआ होगा इतना जल्दी अभी। तो आपको सिलेबस के बारे में आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।